चैप्टर 12 का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। चैप्टर 12 जो है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स। मैंने बताया था कि काफी इजी चैप्टर है, काफी जल्दी इसको खत्म करेंगे अपन। और बेसिकली ये चैप्टर 3 तरह के ऑफेंसेस में डिवाइडेड था जो मैंने आपको बता दिया था: काउंटर फिटिंग, अल्टरिंग और ऑफेंसेस बाय मिंट एम्प्लॉइज। ठीक है, तो अभी अपन इसको देखते हैं। सेक्शन 230, पहला जो सेक्शन है इस चैप्टर का, वो कॉइन को डिफाइन करता है कि कॉइन क्या है, कॉइन क्या है और क्या नहीं, मतलब कौन कौन सी चीजें कॉइन नहीं कहलाती, ये सब ये बताता है। देखिए सेक्शन 230 के डेफिनेशन जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर स्टेट में इसका क्वेश्चन बनता है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, कॉइन इज अ मेटल which is used for the time being as money and stamped and issued by the authority of some state of sovereign power। मतलब कॉइन जो है ना, बेसिकली सिक्का, वो एक मेटल होता है जिसे आप एज अ मनी यूज करते हो। अच्छा, मेटल तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट उस मेटल को अगर कॉइन बनना है तो जरूरी है कि वो एज अ मनी यूज किया जाए, या फिर वो स्टाम्प्ड हो, स्टाम्प जैसे यूज किया जाता, या फिर वो किसी सोवरेन स्टेट ने इशू किया हो अपनी अथॉरिटी से। जैसे कि अपने इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑथोराइज करती है इन सारी चीजों को, तो ऐसे कोई सोवरेन पावर होना चाहिए, कोई सोवरेन स्टेट होना चाहिए। अगर उसने अपनी अथॉरिटी में वो इशू किया है तो उसको हम कॉइन बोलेंगे। उसके बाद, इन व्यू ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इंडियन कॉइन, इट इज इमटेरियल वेदर द कॉइन आर स्टिल करंट और दे हैव सीज्ड टू बी यूज्ड एज मनी। ये जरूर याद रखिएगा, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सेक्शन का। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई सिक्के को आप सिक्का तब कहोगे जब वो करंटली यूज हो रहा हो। अगर उसका यूज होना बंद भी हो चुका हो इंडिया में तो भी वो सिक्का ही कहलाएगा। जैसे कि अब 50 पैसे के सिक्के जो आते थे पहले, वो अब चलते नहीं इंडिया में। लेकिन अगर 50 पैसे का सिक्का आपको कहीं मिलता है या आपके पास होता है तो भी वो सिक्का ही कहलाएगा, तो भी वो कॉइन ही कहलाएगा। मतलब कि कॉइन सिर्फ वो नहीं होता है जो करंटली एज अ मनी यूज किया जा रहा हो, वो भी होता है जो पहले एज अ मनी यूज किया जा रहा था बट अब वो एज अ मनी यूज नहीं किया जा रहा। जो कौड़ी होती थी वो कॉइन नहीं कहलाती है, आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आता है। कौड़ी, वो कहते हैं ना कौड़ियों के भाव बिकेंगे, ये वो एक आप लोगों ने देखा होगा कौड़ी वगैरह, कभी मूवी वगैरह में, पुरानी मूवी देखी होगी तो कुछ ऐसे छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट कलर के ऐसे स्टोन्स टाइप होते थे, उसको कौड़ी कहा जाता था। वो एज अ करेंसी पहले यूज किया जाता था, बट अभी आईपीसी ने क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया कि कौड़ी जो है वो कॉइन नहीं होती है। लम्प्स ऑफ अनस्टैम्प्ड कॉपर दो यूज्ड एज मनी आर नॉट कॉइन। लम्प्स ऑफ अनस्टैम्प्ड कॉपर मतलब कि कॉपर का तांबे के टुकड़े, कॉपर के टुकड़े, पहले का तांबे के टुकड़ों को भी एज अ मनी यूज किया जाता था, बट उसको कॉइन नहीं कंसीडर करता है आईपीसी। मेडल जो होते हैं, मेडल, कोई पुरस्कार स्वरूप आपको कोई पदक मिलता है, मेडल मिलता है, वो भी सिक्का नहीं कहलाएगा। इन एंड एज मच एज दे आर नॉट इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज मनी, जब तक उसको मनी जैसे यूज करने का इंटेंशन ना हो देने वाले का, तब तक वो मनी नहीं कहलाएगा, वो कॉइन नहीं कहलाएगा। तो कंपनी का रुपी था, कंपनी का रुपी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रुपी था, उसको भी इंडियन कॉइन माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जब उन्हें यहाँ पे कॉइन निकाला था तो उसको हमने इंडियन कॉइन कंसीडर किया है। फारूकाबाद रुपी, ये कोई रुपी था जो पहले चलता था इंडिया में, फारूकाबाद रुपी इसको कहा जाता था। ये इशू किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस टाइम पे। इट इज एन इंडियन कॉइन ऑल्दो इट इज नो लॉन्गर सो यूज्ड। अब भले ये यूज नहीं किया जा रहा है बट फिर भी इसको इंडियन कॉइन माना जाता है आज भी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इट इज इमटेरियल वेदर द कॉइन्स आर स्टिल यूज्ड और दे हैव सीज्ड टू बी यूज्ड एज मनी, है ना। ये चीज के लिए इमटेरियल है। मतलब सिंपल सी बात ये है कि देखो, अभी आगे कुछ ऑफेंसेस में आपको बताऊंगा कि नकली सिक्के बनाना, सिक्कों को अल्टर करना, तो उसमें अपन दो दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो नकली सिक्के बनाना किसी दूसरी कंट्री के, और एक नकली सिक्के बनाना इंडिया के। ये दोनों ही ऑफेंस होते हैं, पर जो ज्यादा सीवियर ऑफेंस होता है ना, वो होता है इंडिया के नकली सिक्के बनाना। आप अगर इंडिया में बैठ के अमेरिका का नकली सिक्का बनाओगे तो आपको सजा कम मिलेगी, लेकिन अगर आप इंडिया में बैठ के इंडिया का ही नकली सिक्का बनाओगे तो आपको ज्यादा सजा मिलेगी। ठीक है, तो यहां पे एक चीज है कि अगर आप कोई ऐसा नकली सिक्का बना रहे हो जो आज यूज ही नहीं होता हो, पहले यूज होता था, सपोज कर लो फारूकाबाद रुपी का आप नकली सिक्का बना रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230 वो भी ऑफेंस कहलाएगा, और वो भी उतना ही सीवियर ऑफेंस कहलाएगा जितना आप आज की करेंसी के नकली बनाने में करोगे।
क्यों? क्योंकि फारूकाबाद रुपी भी इंडियन कॉइन माना जाता है, ऑल्दो इट इज नो लॉन्गर यूज्ड, यूज भले ही ना किया जाए बट कहलाएगा इंडियन कॉइन। तो अगर आप उसको भी काउंटर फीट करोगे तो भी आप काउंटर फिटिंग द इंडियन कॉइन सेक्शन 230 के लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। चलिए सेक्शन 231 पे आते हैं। जो पहला ऑफेंस इस पूरे चैप्टर में हम देख रहे हैं वो है काउंटर फिटिंग कॉइन। काउंटर फिटिंग का मतलब मैंने आपको उस दिन एक्सप्लेन कर दिया था, कूटकरण करना, कूट रचना, कूटकरण। इसका मतलब होता है कि उस सिक्के को किसी तरह से चेंज करना, उसको पूरा काउंटर फिट करना, उसको पूरा बदल देना, उसका पूरा नकली बना लेना, उसके जैसा दिखने वाला कोई सिक्का बना लेना जो एकदम उसके जैसा दिखता। ठीक है, तो whoever counterfeits or knowingly perform any part of the process of counterfeiting coin यानी कोई भी अगर कॉइन को काउंटरफीट करता है या फिर जानते हुए कि वो काउंटरफीट कर रहा है, वो काउंटरफिटिंग की प्रोसेस का कोई एक पार्ट करता है, मतलब पूरी काउंटरफिटिंग नहीं भी करी आपने तो कोई बात नहीं, आपने उसकी किसी एक प्रोसेस को भी फॉलो किया ना, तो आपको 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। आप लोग एक चीज देखिएगा यहाँ पे सजा, आप इस चैप्टर में बस ये देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज की सजा कितनी ज्यादा है। हम इसको बड़ा इजी काम समझते हैं, या हम इसको ऐसा समझते हैं कि अरे कितना छोटा ऑफेंस है नकली सिक्के बनाना, ये किसी की जान देने के बराबर थोड़ी ना है, ये किसी को मारने के बराबर थोड़ी ना है। पर आप देखिए सजा देख के आपको समझ में आएगा कि इन ऑफेंसेस की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। 7 साल तक की सजा, और उसमें भी और में फाइन नहीं है, एडिशनल में फाइन है, मतलब 7 साल तक की सजा हो सकती है, साथ में फाइन भी लगाया जाएगा। और एक और चीज नोटिस कीजिएगा, सारे ऑफेंसेस ऑलमोस्ट यहाँ पे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है, यानी कि आपको बेल एज अ मैटर ऑफ राइट इसमें मिलेगी ही नहीं, आपको बेल के लिए परेशान होना पड़ेगा। ये नकली सिक्के बनाने वालों को देखा है मैंने, नकली करेंसी बनाने वालों को देखा है, 7-7 साल 8-8 साल जेल से बाहर नहीं आ पाते। एक हमारे पड़ोसी थे, उन्होंने कुछ 6-7 साल पहले नकली नोट बना दिए थे, घर में नकली नोट बनाने की मशीन लगवा ली थी और नकली नोट बना रहे थे, पकड़ा गए थे। आज 7 साल होने को आया है, वो अभी तक बाहर नहीं आया। तो कई बार हमें लगता है कि ये ऑफेंस ज्यादा इंटेंस नहीं है, बट अभी आईपीसी के अंदर इसको पूरा पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि बहुत इंटेंस ऑफेंस है। ठीक है, तो काउंटर फिटिंग कॉइन का मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पे एक चीज लिखिए, इट इज नॉट नेसेसरी अंडर दिस सेक्शन that the counterfeit coin should be made with the primary intention of its being passed as genuine. It is sufficient if the resemblance to genuine coin is so close that it is capable of being passed as such. एक चीज यहाँ पे जरूर याद रखिएगा, जरूरी नहीं है इस सेक्शन में ऑफेंस करने के लिए कि आप नकली सिक्का उसे एज अ जेन्युइन सिक्का यूज करने के लिए बना रहे हैं, यानी कि काउंटर फिटिंग करने के पीछे जो आपका प्राइमरी इंटेंशन है, जरूरी नहीं है कि वो इंटेंशन उस नकली सिक्के को एज अ असली सिक्का यूज करने का हो। मतलब नकली सिक्का क्यों बना रहे हो, मजे के लिए तो बनाओगे नहीं, असली जैसे यूज करने के लिए बनाओगे, उसको यूज करोगे, चलाओगे। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपका प्राइमरी इंटेंशन ये होना चाहिए कि आप उसे चलाने के लिए बना रहे हो। इस सेक्शन के ऑफेंस के लिए ये सफिशिएंट है कि अगर आपने नकली सिक्के को ऐसा रिजेम्बलेंस दिया है जैसे कि वो जेन्युइन हो, और वो इतना ज्यादा जेन्युइन दिख रहा है कि आप उसे एज अ जेन्युइन यूज कर सकते हो, आपका इंटेंशन है कि नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपने वो नकली सिक्का इतना ज्यादा असली जैसा बना दिया है कि कोई भी अगर उसको देखेगा तो वो उसे जेन्युइन समझ लेगा, बस इतना आपने कर दिया, सेक्शन 231 का ऑफेंस आपने कर दिया। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपका प्राइमरी इंटेंशन वहां पे नकली सिक्के को असली जैसे चलाने का हो, ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद सेक्शन 232 जो है वो इसी सेक्शन 231 का एग्रेवेटेड फॉर्म है। एग्रेवेटेड फॉर्म क्यों? क्योंकि यहाँ पे काउंटर फिटिंग इंडियन कॉइन की बात हो रही है। 231 में हमने काउंटर फिटिंग कॉइन देखा था, मतलब वो इंडियन कॉइन पे एप्लीकेबल नहीं है। आप अगर नेपाल का सिक्का बनाओगे, श्रीलंका का सिक्का बनाओगे, पाकिस्तान का बनाओगे, अमेरिका का बनाओगे तो 231 लगेगा। लेकिन अगर आपने किसी इंडियन कॉइन को काउंटर फिट कर दिया, आप पे सेक्शन 232 लगेगा। ठीक है, तो 231 और 232 एक जैसे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि 232 में इंडियन कॉइन है। काउंटर फिटिंग का मतलब होता है किसी चीज को दूसरी चीज के रिजेंबल करना, सेम टू सेम बनाना। और इंडियन पिनल कोड में जब जब इंडियन सिक्के की तरफ कुछ ऑफेंस हो रहा होगा तो आपको उसके लिए हैवी पनिशमेंट मिलेगी। देखो कितनी हैवी पनिशमेंट है, किसी इंडियन कॉइन को काउंटर फिट करोगे तो लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन, या फिर 10 ईयर्स तक का इंप्रिजनमेंट और फाइन। देखो सजा कितनी बढ़ गई, 7 से सीधा 10 हो गया, और तो और लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है। 232 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये सारे ऑफेंसेस नॉन कंपाउंडेबल है, आप इसमें किसी में भी राजीनामा नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट ऑफेंस देखते हैं, मेकिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटर फिटिंग कॉइन।
आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाते हो या सेल करते हो जो सिक्के काउंटरफिट करने के काम आते हो, कोई मशीन बनाना या कोई मशीन बेचना जो कि नकली सिक्के बनाने के काम आएगी। तो ये जो सेक्शन है ना, बेसिकली ये एक्ट ऑफ प्रिपरेशन को ऑफेंस बना रहा है। क्योंकि आप देखो काउंटर फिटिंग के, आप अभी काउंटर फिटिंग कॉइन नहीं बना रहे हो यहाँ पे, आप काउंटर फिटिंग कॉइन बनाने के लिए मशीन बना रहे हो, मतलब अभी काउंटर फिट कॉइन बना नहीं है, पर उसके बनने की प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि उसकी मशीन बन रही है, उसकी मशीन बिक रही है। तो यहाँ पे प्रिपरेशन जो है वो सब्सटेंटिव ऑफेंस कहलाता है, कि अगर आप कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट या आप ऐसी कोई डाई बनाते हो जो सिक्के मैन्युफैक्चर करने के काम आती है, या आप ऐसी कोई मशीन को सेल करते हो, तो सेक्शन 233 का ऑफेंस आप करते हो, और उसमें आपको 3 साल तक का इंप्रिजनमेंट और फाइन लग सकता है। ऑन द सेम टाइम, अगर आप ये मशीन बना के बेचते हो इंडियन सिक्कों को काउंटरफिट करने के लिए, तो आपकी जो पनिशमेंट है वो 7 साल तक की हो सकती है, साथ में फाइन भी लगाया जाएगा। मतलब आप क्या समझे, आपकी 233 और 234 भी एक जैसे हैं, बस फर्क इतना है कि 234 में इंडियन सिक्के की बात हुई है। ठीक है, तो अगर आप कोई मशीन बना रहे हो, बेच रहे हो जो सिक्के बनाने के काम आएगी, तो मत करना ऐसा, वरना 3 साल तक का इंप्रिजनमेंट और साथ में फाइन हो सकता है। और अगर इंडियन सिक्के बनाने की कोई मशीन बना रहे हो, तो 7 साल तक का इंप्रिजनमेंट और फाइन हो सकता है। अब सेक्शन 235 पे आते हैं। सेक्शन 235, possession of instrument or material for the purpose of using the same for counterfeiting coin। एक चीज यहां पे समझना, पोजेशन को ही यहां पे ऑफेंस बना दिया। मैंने आपको क्या बताया कि एक होता है नकली सिक्के बनाने का ऑफेंस, और एक होता है नकली सिक्के बनाने के ऑफेंस की प्रिपरेशन। बनाना तो ऑफेंस है ही, यहां तो प्रिपरेशन भी ऑफेंस। कैसे? देखो, नकली सिक्के बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, नकली सिक्के बनाने की मशीन ढूंढोगे। आप जब मशीन लेने गए, तो जो व्यक्ति मशीन बेच रहा है उसने बेचते से ही ऑफेंस कर दिया। कौन सा ऑफेंस कर दिया उसने? बेचते से ही 233 का ऑफेंस कर दिया। और अगर इंडियन सिक्के बनाने के लिए अपन ने मशीन खरीदी तो 234 का ऑफेंस कर दिया उसने। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, आपने वो मशीन को अपने पास खरीद लिया, या आपने वो मशीन उससे ले ली। चलो, मशीन तो ले ली आपने, उसके बाद सिक्के बनाने के लिए कुछ तो मटेरियल लगेगा, कुछ तो मेटल लगेगा, आपने वो मेटल भी खरीद लिया। अब आप समझो, अब आपके पास मशीन भी है, आपके पास मेटल भी है, मतलब यू आर इन द पोजेशन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, यू आर इन द पोजेशन ऑफ दैट मटेरियल ऑफ विच काउंटरफिट कॉइन विल बी क्रिएटेड। आपके पास उस मशीन का पोजीशन है, आपके पास उस मटेरियल का पोजीशन है। अब ये पोजीशन क्या शो करता है? This position connotes the intention to exercise power or control over the subject possessed। किसी भी चीज का पोजीशन आपके पास होता है तो वो पता है क्या शो करता है, कि जो चीज का पोजीशन आपके पास है आप उस पर अपनी पावर दिखाओगे या आप उसे कंट्रोल करोगे। आपके पास आपकी कार का पोजीशन होता है तो आप उस कार को चलाते हो, आपके पास आपकी बाइक का पोजीशन होता है तो आप उस बाइक को चलाते हो। आपके पास नकली सिक्के बनाने की मशीन का पोजीशन है, नकली सिक्के बनाने के मटेरियल का पोजीशन है। तो ये क्या शो करता है कि आप उस पर अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये इंप्लाई करता है कि जो पजेसर है वो इस चीज के लिए कॉन्शियस है कि वो अपनी उस पावर को इस्तेमाल करके नकली कॉइन बना सकता है। ठीक है, ये पोजीशन शो करता है। ठीक है, लेकिन मेयर पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल कैपेबल ऑफ काउंटरफिटिंग कॉइन इज नो ऑफेंस। लेकिन एट द सेम टाइम एक चीज यहां पे ये भी बताइए कि अगर आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन है या आपके पास ऐसे मटेरियल का पोजीशन है तो वो ऑफेंस नहीं है। मतलब मेयर पोजीशन इज नो ऑफेंस, सिर्फ उस चीज का पोजीशन आपके पास होना ऑफेंस नहीं कहलाएगा। तो फिर क्या ऑफेंस कहलाएगा? देयर शुड बी एन इंटेंशन, there should be an intention of counterfeiting coin and the intention must be proved। आप इस सेक्शन की रीडिंग अगर करोगे तो वहां पे लिखा है whoever is in the possession of any instrument or material for the purpose of using the same for counterfeiting coin। इस चीज को मार्क करना, for the purpose of using the same for counterfeiting coin, मतलब कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन होना, सिर्फ मटेरियल का पोजीशन होना ऑफेंस नहीं कहलाएगा। हाँ, इन चीजों का पोजीशन आपके पास फॉर द पर्पस ऑफ काउंटरफिटिंग कॉइन होना, यानी कि आपका पर्पस वहां पे ये होना चाहिए कि आप नकली सिक्के बनाओगे। और एक और चीज, और नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट द सेम इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर दैट पर्पस। या आपको पता है कि वो चीज उस पर्पस के लिए यूज हो सकती है, या आपके पास कोई रीजन टू बिलीव है कि वो चीज उस पर्पस के लिए यूज हो सकती है, तो ये ऑफेंस कहलाएगा। देखो, ये काफी
टेक्निकल चीज है, बट मैं बता दूं कि अगर आपके पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट निकलता है या आपके पास कोई ऐसा मटेरियल निकलता है तो आप सेक्शन 235 का ऑफेंस कर देते हो। क्यों? क्योंकि यहां पे जो ये लिखा है ना, नोइंग दैट द सेम इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर दैट पर्पस। आप जब ऐसी मशीन खरीदते हो, आप जब ऐसा मटेरियल खरीदते हो, तो उसी वक्त आपको ये नॉलेज हो जाता है कि इस मशीन का उपयोग नकली सिक्के बनाने के काम आ सकता है। तो जो नोइंग वाला पार्ट है ना, वो तो मालूम पड़ ही जाता है आपको। तो नोइंग के बेसिस पे ही सेक्शन 235 लगा देते हैं आपके ऊपर कि अगर आप जानते हो, आप एक प्रूडेंट मैन हो, एक समझदार आदमी हो, आप जानते हो कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट पजेस करना या ऐसा मटेरियल पजेस करना नकली सिक्के बनाने के लिए यूज किया जा सकता है, तो फिर आप इसके पोजीशन में क्यों हो? यानी कि आप जानते थे कि उसका इंटेंशन नकली सिक्के बनाने का हो सकता है, फिर भी आप पोजीशन लेके बैठे हो, तो 235 तो आप पे लग ही जाता है। ठीक है। पनिशमेंट की बात करेंगे तो फिर से बता दूं, दोनों चीजों के लिए होता है। फॉरेन सिक्कों के लिए अलग होता है, इंडियन कॉइन के लिए अलग होता है। अगर वो इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल आपके पास फॉरेन कॉइन बनाने के लिए होता तो 3 साल तक का इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन, और अगर इंडियन कॉइन के लिए होता तो 10 साल तक का इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन। चलिए सेक्शन 236 पे आते हैं। अबेटिंग इन इंडिया द काउंटर फिटिंग आउट ऑफ इंडिया ऑफ कॉइन। इंडिया में अबेट कर रहे हो इंडिया के बाहर किसी सिक्के को काउंटरफिट करने के लिए, whoever being within इंडिया। देखो सबसे पहली चीज इस ऑफेंस के लिए क्या जरूरी है कि आप इंडिया में होना चाहिए, क्योंकि इस सेक्शन की स्टार्टिंग ही ये कहती है कि whoever being within इंडिया abates the counterfeiting of coin out of India shall be punished in the same manner as if he abated the counterfeiting of such coin within India। इस सेक्शन को आप देखो ध्यान से, तो बस इतनी सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया में है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर, इन्होंने वर्ड यूज किया है हुएवर, मतलब कि वो इंडियन सिटीजन भी हो सकता है, वो फॉरेनर भी हो सकता है, बट जरूरी क्या है कि वो अभी करंटली इंडिया में होना चाहिए। तो एनी पर्सन इन इंडिया, वेदर एन इंडियन और अ फॉरेनर, who supplied instrument or material for the purpose of counterfeiting any coin or assist in any other way is punishable under this section। और ये अबेटमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। अबेटमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए का मतलब है कि आप सामने वाले को इतना अबेट कर देना चाहिए कि वो व्यक्ति वहां जाके, बाहर इंडिया के बाहर जाके कॉइन काउंटरफिट करने लग जाए। आपका अबेटमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए, आप उसको जो अबेट करना चाहते थे वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट सेम वही जो आपको इंडिया के अंदर कॉइन अबेट करने के लिए मिलती। अगर आप इंडिया में किसी को कॉइन काउंटरफिट करने के लिए अबेट करते तो इंडिया के अंदर जो आपको अबेटमेंट की पनिशमेंट मिलती, वही सेम पनिशमेंट आपको यहां मिलेगी। अब आप सोचोगे सर अबेटमेंट की पनिशमेंट क्या? तो देखो अबेटमेंट की पनिशमेंट क्या होती है तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस की पनिशमेंट हमने देखा था कि जिन अबेटमेंट की पनिशमेंट स्पेसिफिकली आईपीसी में दी होती है वो तो आईपीसी से देख लेंगे, और बाकी के लिए हमने एक सेक्शन पढ़ा था कि व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, तो वो पनिशमेंट वहां से देखिएगा आप। अब एक चीज समझ लो कि ये सेक्शन इंडियन पे भी अप्लाई होता है, फॉरेनर पे भी अप्लाई होता है। मतलब कोई इंडिया के बाहर का आदमी, मान लो कोई अमेरिकन इंसान इंडिया आता है घूमने के लिए, और वो यहाँ पे आके किसी इंडियन को फोर्स करता है कि भाई तू अमेरिका चल, नकली सिक्के बनाना, और ऐसा ऐसा करके फोर्स करके उसको पूरा अबेट कर देता है। और अबेट करने के बाद वो जो व्यक्ति होता है ना, वो एकदम अबेट हो जाता है, वो अमेरिका जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो पता पड़ता है वो अमेरिका में जाके नकली सिक्के बना देता है। अब उसने अमेरिका में जाके नकली सिक्के बनाए क्यों? क्योंकि एक फॉरेनर जब इंडिया आया था तो उसने उसको अबेट किया था। तो हम वो फॉरेनर के ऊपर केस लगा देंगे सेक्शन 236 का, क्योंकि उसने इंडिया के अंदर अबेटमेंट किया। हम यहाँ पे सिर्फ टेरिटरी के बेसिस पे ये ऑफेंस बना देते हैं कि तुम इंडिया के अंदर ये चीज कर रहे हो, जो कि एक ऑफेंस है, जो कि इंडिया में पनिशेबल है। काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन इंडिया में पनिशेबल ऑफेंस है, और तुम इंडिया के अंदर किसी को अबेट कर रहे हो नकली सिक्के बनाने के लिए। इंडिया के अंदर अबेटमेंट किया, इंडिया के बाहर काउंटर फिटिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये सेक्शन 236 था। चलिए 237 पे आते हैं। अब 237 ऑफेंस बनाता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफिट ऑफ कॉइन। कूट रचित सिक्के को आयात करना या निर्यात करना, इंपोर्ट करना या एक्सपोर्ट करना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब आपको पता होगा। इंपोर्ट करना यानी कि बुलवाना, एक्सपोर्ट करना यानी कि भिजवाना। इंडिया में कोई चीज बुलवाना, नकली सिक्के बुलवाना या काउंटरफिट कॉइन को बाहर एक्सपोर्ट करना, मतलब एक तरह का ये कंट्री से कंट्री सामान नामान के लेन देन की बात चल रही। तो
ऑफेंस अंडर दिस एंड द फॉलोइंग सेक्शन consist in an import export of any coin known by the importer or which he has reason to believe to be counterfeit. कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया के अंदर कोई सिक्का बुलवाता है या इंडिया से कोई सिक्का एक्सपोर्ट करता है बाहर और वो जानता है कि वो काउंटरफिट कॉइन या उसके पास रीजन टू बिलीव है कि वो काउंटरफिट कॉइन है, तो ऐसे व्यक्ति को 3 साल तक का इंप्रिजनमेंट और फाइन लगाया जा सकता है। मतलब ये दोनों पे एप्लीकेबल है, काउंटरफिट कॉइन को इंडिया में बुलाना और काउंटरफिट कॉइन को इंडिया से भेजना, दोनों ही इसमें पनिशेबल ऑफेंस है सेक्शन 237 में। एट द सेम टाइम अगर ये काउंटरफिटिंग कॉइन जो है वो इंडियन कॉइन होता और आप उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते तो उस केस में आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगा या फिर आपको 10 साल तक का इंप्रिजनमेंट मिलेगा और दोनों के साथ फाइन भी लगाया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 239 पे आते हैं। सेक्शन 239 टॉक्स अबाउट डिलीवरी ऑफ कॉइन possessed with knowledge that it is counterfeit. अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप किसी कॉइन की डिलीवरी कर रहे हो जो आपके पास था और आपको नॉलेज था कि वो काउंटरफिट कॉइन है, फिर भी आप उसकी डिलीवरी कर रहे हो। देखो, एक होता है सिक्के बनाने वाला, एक तो वो जो काउंटरफिट कॉइन बनाता है उसको हम कहते हैं कॉइनर, और एक होता है जो काउंटरफिट कॉइन चलाता है। ये चलाने वाले को वैसे अटरर कहा जाता है, अटरर, UTTERER। एक चीज समझना यहाँ पे कि जो इंसान काउंटरफिट कॉइन बनाता है वो तो सेक्शन 231, 232 में पनिशेबल हो जाता है। जो व्यक्ति के पास काउंटरफिट कॉइन बनाने की मशीन वगैरह होती है वो 235 में पनिशेबल हो जाता है। जो व्यक्ति मशीन बनाता है, मशीन बेचता है, वो 233 और 34 में पनिशेबल हो जाता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सिक्का काउंटरफिट हो चुका है, सिक्का नकली बन चुका है, आपके पास है और आप उसकी डिलीवरी किसी और को कर रहे हो ये जानते हुए कि वो नकली सिक्का है। मेरे पास कोई नकली सिक्का है, मैं आपको दे देता हूँ ये जानते हुए कि वो सिक्का नकली, फिर भी मैंने आपको दे दिया और आपसे कुछ सामान ले लिया। तो मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ। So this section is directed against a person other than the coiner. ये नकली सिक्का बनाने वाले के लिए नहीं है ये सेक्शन, ये नकली सिक्का चलाने वाले के लिए, बनाने वाले के अलावा किसी दूसरे के लिए, who procure or obtain or receive counterfeit coin and not to the offense committed by the coiner. ये उसके लिए बना है ये ऑफेंस जो कि नकली सिक्का प्रोक्योर करता है, ऑब्टेन करता है या रिसीव करता है। यहाँ पे आगे आने वाले कुछ सेक्शंस में हम बेसिकली 3 ऑफेंसेस देखेंगे इंपॉर्टेंटली। फर्स्ट, डिलीवरी ऑफ अनदर ऑफ कॉइन, डिलीवरी टू अनदर ऑफ कॉइन possessed with the knowledge that it is counterfeit। किसी व्यक्ति को कॉइन डिलीवर करना ये जानते हुए कि वो काउंटरफिट कॉइन है, इसमें 239 और 240 हम पढ़ेंगे। Delivery to another of coin as genuine which when first possessed the deliverer did not know to be counterfeit, section 241। इसमें क्या होता है, इसमें भी हम किसी को एक कॉइन देते हैं ये दिखाते हुए कि ये जेन्युइन कॉइन है, बट हम जानते हैं कि वो जेन्युइन नहीं है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये होती है कि जब पहली बार हमारे पास वो कॉइन आया था तब हमको ये नहीं पता था कि ये काउंटरफिट है। मतलब जब पहली बार हमको वो कॉइन मिला था तब हम नहीं जानते थे कि वो काउंटरफिट है, हमको बाद में पता पड़ा कि वो काउंटरफिट है, और जब हमको पता पड़ा तो हमने सोचा कि अब चलो अपन ये कॉइन किसी और को दे देते हैं चुपचाप से। जो कि मैं आपको कल एक एग्जांपल दे रहा था कि 500 रुपए की गट्टी में नोट नकली आ गया आपके पास, जब आया जब आपको पता नहीं था कि वो नकली नोट है उसके अंदर, थोड़ी देर बाद आपने जब गट्टी वट्टी चेक करी अच्छे से तो पता पड़ा कि नकली नोट आ गया इसके अंदर। सोचा कि चलो अब क्या करें, चलो इसको किसी और की गट्टी में दबा के विदा कर देते हैं। तो ये जब आपने सोचा तो आपने ये सेक्शन 241 का ऑफेंस कर लिया। क्यों आपने सेक्शन 241 का ऑफेंस कर लिया? क्योंकि जब पहली बार आपको वो पजेस हुआ था तब तो आपको पता ही नहीं था कि वो काउंटरफिट है, बट जब पता चल गया उसके बाद भी आपने उसको किसी को डिलीवर कर दिया। ठीक है, तो ये चीज समझना। और तीसरा, possession of counterfeit coin by a person who knew it to be counterfeit when he became possessed thereof। और ये तीसरा वाला है possession के लिए, कि आपने अभी वो काउंटरफिट कॉइन किसी को डिलीवर नहीं किया है, आपके पास सिर्फ possession है उसका, और जब आपके पास उसका possession था तब आप जानते थे कि वो काउंटरफिट है, फिर भी आप उसको possess करके बैठे। मतलब आप जानते हो कि जो सिक्का आपके पास है वो काउंटरफिट है, फिर भी आप उसको possess करके बैठे हो, 242 और 243 वहां पे एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले 239 देख लेते हैं, जो कि आप किसी और को सिक्का डिलीवर करते हो ये जानते हुए कि वो काउंटरफिट है, आपको यहाँ पे 5 साल तक का इंप्रिजनमेंट और फाइन लगाया जाएगा। किसी कॉइन की डिलीवरी करना किसी को जानते हुए कि वो काउंटरफिट है। सेक्शन 240 इसी चीज का इंडियन कॉइन की एप्लीकेबिलिटी को शो करता है कि आपके पास कोई काउंटरफिट कॉइन है जो कि इंडियन कॉइन है और आप जानते हो कि वो काउंटरफिट है और आप उसको किसी और को डिलीवर कर देते हो तो आपको 10 साल तक का इंप्रिजनमेंट और फाइन मिलेगा।
ये पिछले सेक्शन वाला ही है, सिर्फ इंडियन कॉइन के लिए अलग से दिया है। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू एक्चुअल कॉइनर, याद रखना ये एक्चुअल कॉइनर पे अप्लाई नहीं होता है। जो व्यक्ति खुद कॉइन बनाता है उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उस पर तो वो दूसरा सेक्शन लगेगा नकली करेंसी बनाने का। 241 पे आ जाओ। 241 क्या बात करता है? 241 करता है डिलीवरी ऑफ कॉइन इज जेन्युइन व्हिच व्हेन फर्स्ट पजेस्ड द डिलीवरर डिड नॉट नो टू बी काउंटरफीट। मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये सेक्शन भी उस पे अप्लाई होता है जो कि अटरर होता है, अटरर वन हु रन्स दैट कॉइन, जो सिक्के चलाने का काम करता है। सेक्शन 239 डील्स विद द प्रोफेशनल अटरर्स। 239 जो हमने पढ़ा था वो प्रोफेशनल अटरर पर वर्क करता है। प्रोफेशनल अटरर मतलब कि जिन लोग को नकली सिक्का चलाने का ही काम होता है बस, मतलब उनके पास तो जब वो सिक्का आया था वो तब से ही जानते थे कि ये नकली है, पर वो चूंकि नकली सिक्का चलाने वाले लोग हैं इसलिए वो नकली सिक्का चला रहे हैं, वो 239 में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 241 जो है वो कैजुअल अटरर पे वर्क करता है। कैजुअल अटरर मतलब कि ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नकली सिक्के चलाने का एक्सपर्ट हो। ये व्यक्ति के पास तो जब नकली सिक्का आया था तब इसको पता ही नहीं था कि वो नकली है, इसको बाद में पता पड़ा कि वो नकली है, तो इसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, किसी और को दे देता हूं। ये कैजुअल अटरर है, पहली बार कर रहा है, ये कोई प्रोफेशनल अटरर नहीं है, इस बात को समझना। मान लो हमेशा ही आप नकली सिक्का किसी को देते हो तो कहा जाएगा कि आप तो एक प्रोफेशनल अटरर बन गए हो, आप एक प्रोफेशनल इंसान बन गए हो जो नकली सिक्के चलाने का एक्सपर्ट है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास पहली बार कोई नकली सिक्का आया है और वो चाहता है कि अब मैं इसको क्या करूं, किसी को दे देता हूं, वो कैजुअल अटरर कहलाता है। उस पर 241 अप्लाई होता है। पनिशमेंट इसमें कम है। पनिशमेंट इसमें क्या है? 2 साल तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, लेकिन एक अच्छी बात है कि इंप्रिजनमेंट नहीं भी हो सकता है, आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है जो कि 10 टाइम्स द वैल्यू ऑफ कॉइन होगी। 10 टाइम्स द वैल्यू ऑफ कॉइन, या फिर दोनों भी हो सकता है। मतलब अगर 10 रुपए का सिक्का नकली चलाया तो 10 इंटू 10 100 रुपीज का फाइन। 20 रुपए का सिक्का नकली चलाया तो 20 इंटू 10 200 रुपए फाइन, ठीक है। और कोई नया 200 रुपए का सिक्का आया तो 200 इंटू 10 करना 2000 रुपए का फाइन, ठीक है। ये चीज समझो, पनिशमेंट 2 साल तक की इसके अंदर, और 10 गुना तक का जुर्माना, या दोनों भी हो सकता है। और यही सेम चीज अगर आप इंडियन कॉइन के साथ करोगे तो भी सेक्शन 241 ही इसमें एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 242 की। ठीक है, 242 में आप देखो, possession of counterfeit coin by a person who knew it to be counterfeited when he became possessed thereof। ये 242 जो है ये बात कर रहा है कि आपके पास कोई काउंटरफिट कॉइन का पोजीशन है, और जब ये पोजीशन आपके पास आया था तब भी आप जानते थे कि ये कॉइन काउंटरफिट है। पोजीशन ऑफ काउंटरफिट कॉइन बाय अ पर्सन हु न्यू इट टू बी काउंटरफिट व्हेन ही बिकेम पोजेस्ड देयरऑफ। मैंने आपको एक नकली सिक्का दिया, मैंने आपको बताया कि ये नकली सिक्का है, मैंने आपको दिया, आपने रख लिया, आप उसको रख के बैठे हो 5 दिन तक। इस 5 दिन में पुलिस आपके पास आई और देखा कि आपके पास से नकली सिक्का मिला है, तो क्या होगा? आप सेक्शन 242 का ऑफेंस क्या कर दोगे। वो कैसे? क्योंकि जब आपको वो काउंटरफिट कॉइन रिसीव हुआ था तब भी आप जानते थे कि वो काउंटरफिट है, फिर भी आप उसको पोजेस करके बैठे। बट मैं फिर एक चीज कहूंगा, mere possession of the counterfeit coin is an offense under this and the following section, even though no attempt is made to pass it off, provided it was kept for a fraudulent purpose and was originally obtained with guilty knowledge। इस सेक्शन में आपके पास से सिर्फ possession मिल गया ना, मतलब कि मेयर possession, सिर्फ possession मिल गया इस सेक्शन में आपके पास से, वही ऑफेंस है। मतलब एक नकली सिक्का आपके पास से मिला है, वही ऑफेंस। चाहे भले ही आपने उसको किसी और को देने की कोशिश ना की हो, चाहे भले ही आपने उस सिक्के को चलाने की कोशिश ना की हो, बट चूंकि वो सिक्का काउंटरफीट है और आपके पास से मिला है तो आपने ऑफेंस कर दिया। क्योंकि जब आपने वो सिक्का ओरिजिनली ऑब्टेन किया था तब आप जानते थे कि ये काउंटरफीट कॉइन है, और अगर आप ये जानते हो कि कोई सिक्का नकली है फिर भी आप उसको ले रहे हो, मतलब आपका नॉलेज गिल्टी है, गिल्टी नॉलेज से ले रहे हो, किसी फ्रॉडुलेंट पर्पज से ले रहे हो, तो ये चीज होती है। और सिर्फ पोजीशन होना भी यहाँ पे ऑफेंस कहलाता है, चाहे भले आपने उसको किसी को देने की कोशिश ना की। इंप्रिजनमेंट की बात करोगे, 3 साल तक का इंप्रिजनमेंट और फाइन हो सकता है। क्यों क्यों सजा कम दिख रही है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे हम अभी सिर्फ नॉर्मल कॉइन की बात कर रहे हैं, इंडियन कॉइन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये सेम सेक्शन इंडियन कॉइन पे अप्लाई करोगे तो 243 बन जाएगा। पोजीशन ऑफ इंडियन कॉइन बाय पर्सन हु न्यू इट टू बी काउंटरफीट व्हेन ही बिकेम पोजेस्ड देयरऑफ। कोई व्यक्ति इंडियन कॉइन को लेता है अपने पास जानते हुए कि वो काउंटरफीट है, उसको पोजेस करके रखता है अपने पास, तो उसको 7 साल तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो सिक्का उसने चलाने की कोशिश की हो,
नहीं भी की हो, सिर्फ पोजीशन रख के बैठा है, ऑफेंस कहला गया, क्योंकि जब पोजीशन लिया था तब जानता था कि ये एक काउंटरफिट कॉइन है, मानी कि गिल्टी नॉलेज उसके अंदर था। 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट। चलिए अब देखो, ये जितने भी ऑफेंस अपन ने अभी तक करे ना, हमने अभी बेसिकली काउंटरफिट वाले जो ऑफेंसेस है वो सारे देख लिए, काउंटरफिट वाले ऑफेंसेस सारे देख लिए। आप समझो अल्ट्रेशन वाले ऑफेंस हम देख रहे, ठीक है, ध्यान से समझना। उसके पहले अपन ये मिंट वाले देखेंगे थोड़े से, मिंट एम्प्लॉइज वाले। मिंट मतलब टकसाल, यानी कि जहां पे सिक्के बनते हैं और वहां पे जो एम्प्लॉय काम करते हैं। सेक्शन 244, person employed in mint causing coin to be of different weight or composition from that fixed by law। कोई व्यक्ति है जिसकी जॉब है मिंट में, यानी कि वो सिक्के बनाने की जो मिंट होती है, टकसाल जिसको कहा जाता है, वहां पे वो एम्प्लॉइड है। और उसने क्या किया, उसने कोई कॉइन एक अलग वेट का बना दिया, एक अलग कंपोजिशन का बना दिया, यानी कि ऐसा वेट और ऐसा कंपोजिशन का बना दिया जो कि फिक्स्ड बाय लॉ नहीं है। अब आप समझना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्कों के लिए लॉ बनाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हर सिक्के के लिए एक पैरामीटर फिक्स करके रखा हुआ है, वेट, शेप, कंपोजिशन, डिजाइन। ये देखो, ये लेटेस्ट 20 रुपए का सिक्का, आरबीआई के अकॉर्डिंग इसका वेट 8.5 ग्राम होना चाहिए। मतलब कभी कोई 20 रुपए के सिक्के पे आपको अगर शौक हो कि असली है कि नकली है, तो उसको एक तराजू पे तोल के देखना, 8.54 ग्राम ही उसका वजन निकलेगा। शेप की बात करोगे तो 12 एजेड पॉलीगॉन होता है ये ऊपर से सिक्के को देखोगे ना, इस जगह से ऐसे ऐसे, तो आप देखना इस सिक्के को यहां से देखोगे तो छोटे छोटे ऐसे साइड्स बने उसके ऊपर। इसका आउटर डायमीटर 27 mm का होता है। इसके अंदर दो रिंग है, एक आउटर रिंग देखो ये, और एक इनर रिंग जहां पे 20 लिखा हुआ है, सोने जैसे दिख रही है। जो आउटर रिंग एलॉय से बना है, उसमें निकल 65% कॉपर, 15% जिंक, 20% निकल। और इनर रिंग जो है वो ब्रास, 75% कॉपर, 20% जिंक, 5% निकल। देखो कितनी टेक्निकल चीज है, मैंने ये ऐसी लिख दी है समझाने के पर्पज से। नहीं समझ में आए तो लोड मत लेना, ये सिविल जज में नहीं आता। तो ये कंपोजिशन, बेसिक सी चीज आप तो ये देखो, ये कंपोजिशन और ये उसका वेट, ये फिक्स्ड बाय लॉ है कि अगर कोई 20 रुपए का सिक्का बनेगा तो इतने ही वेट और इतने ही कंपोजिशन का बनेगा। बट अगर मान लो कि वो जो मिंट के अंदर एम्प्लॉयड पर्सन है, अगर वो 20 रुपए का सिक्का 20 ग्राम का बना देता है, आउटर रिंग सोने की बना देता है, इनर रिंग चांदी की बना देता है, तो वो व्यक्ति ने सेक्शन 244 का ऑफेंस कर दिया। क्यों 244 का ऑफेंस कर दिया? क्योंकि उसने किसी ऐसे कॉइन को बना दिया जिसका वेट और कंपोजिशन अगेंस्ट द लॉ है। So the object of this section is to secure the purity of coinage and its exact conformity to the legal standard against the act or omission of the person employed in mint। आरबीआई के अकॉर्डिंग सारे सिक्के एक जैसे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उन सिक्कों की प्योरिटी मेंटेन रहे, नकली और असली में डिफरेंसेस पता चले, वो एग्जैक्ट कॉन्फॉर्मिटी में रहे जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ हो। सारे सिक्के एक जैसे होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट इस सेक्शन का बस इतना ही है कि कहीं वो मिंट के एम्प्लॉय बैठ के हर सिक्के का अलग अलग पैरामीटर तैयार ना कर रहे हो। The law has fixed the weight and composition of various coin, has declared in what cases they shall be legal tender। तो अगर कोई पर्सन जो कि मिंट में है, ये ऑफेंसेस सिर्फ उसी पर्सन पे एप्लीकेबल है जो कि मिंट का एम्प्लॉय है। मतलब एक कॉमन मैन पे ये अप्लाई नहीं होगा। एक कॉमन मैन अगर 20 रुपए का सिक्का 10 ग्राम का बनाएगा तो उसके ऊपर सेक्शन 244 नहीं लगेगा, उसके ऊपर काउंटर फिटिंग द कॉइन का सेक्शन लग जाएगा या फिर अल्टरिंग द कंपोजिशन का सेक्शन लग जाएगा। बट सेक्शन 244 सिर्फ उसी पे लगता है जो मिंट में काम करता है। पनिशमेंट यहाँ पे उस मिंट के एम्प्लॉय को मिल सकती है 7 साल तक की प्लस फाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 245 पे आते हैं। 245 में क्या होता है? अनलॉफुली टेकिंग कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम मिंट। मिंट के अंदर से कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट लेके चलेगा अनलॉफुल तरीके से, मिंट के अंदर से, यानी कि आप जहां पे वो सिक्के बनते हैं, जो सिक्के बनने की फैक्ट्री होती है गवर्नमेंट की, वहां से आप सिक्के बनाने का कोई मशीन, कोई इंस्ट्रूमेंट उठा के ले गए। हुएवर वर्ड यहाँ पे अप्लाई हुआ है, तो ये वक्त यहाँ पे याद रखना, हुएवर के अंदर सिर्फ मिंट के एम्प्लॉय नहीं है। अगर आप एक कॉमन पर्सन होकर मिंट में घुस जाते हो और वहां से कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आ जाते हो, तो एक तो चोरी करी आपने और दूसरा अनलॉफुल आपने कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट वहां से चुराया, तो चोरी का तो बनेगा ही बनेगा। अनलॉफुली टेकिंग ऑफ कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 245 भी आपके ऊपर लग जाएगा, जो कि आपके ऑफेंस को बहुत गंभीर बना देगा। चोरी करने का ऑफेंस तो इतना गंभीर नहीं कहलाता, लेकिन ये कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट उठा के ले जाने का ऑफेंस बहुत गंभीर कहलाता है। 7 साल तक का इंप्रिजनमेंट है इसके अंदर। तो कोई भी पर्सन whoever without lawful authority taking out of any mint lawfully established in India any coining tool or instrument shall be punished with imprisonment which may extend to 7 years plus fine। देखो इसमें इंग्रेडिएंट मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में बांट दिए। पर्सन कोई भी हो सकता है, whoever बिना लॉफुल अथॉरिटी के क्या कर रहा है, मिंट के अंदर से बाहर लेके गया। कौन सी मिंट? जो कि इंडिया में लॉफुली एस्टेब्लिश्ड हो। मतलब कोई अनलॉफुल मिंट के अंदर से अगर आप कुछ इंस्ट्रूमेंट चुरा के ले जाओगे तो